नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। कोरोना के मामले धीरे धीरे अब हाथ से बाहर निकलते हुए जा रहे हैं और हाथ से बाहर जाते हालातों के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपना लिया है। एक तरफ व्यवस्थाएं कमजोर हो रही हैं, देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और जरूरी दवाओं की किल्लत दिख रही है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते हुए मामलों के लेकर अब केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की सप्लाई, जरूरी दवाओं की सप्लाई, वैक्सीनेशन का तरीका, लॉकडाउन लगाने का राज्यों का अधिकार, इन 4 मुद्दों पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह जवाब केंद्र सरकार को 23 अप्रैल तक देने ही देने हैं और इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच कर रही है। इस दौरान कोर्ट की तरफ से बिल्कुल साफ तौर पर कहा गया है कि कोरोना और ऑक्सीजन जैसे मुद्दों पर 6 अलग अलग हाई कोर्ट यानी दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, मध्य प्रदेश, कलकत्ता और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इससे कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो इस मुद्दे पर नेशनल प्लान बताएं और हाई कोर्ट्स को भी इस बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को लेकर सख्त रुख अब अपनाया है जब कोरोना के चलते कोर्ट को बंद करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। दिल्ली में अस्पताल, बेड और ऑक्सीजन की कमी है और यूपी में शवों के अंतिम संस्कार का इंतजाम ठीक से नहीं हो पा रहा और अब 24 घंटे के अंदर नए मरीजों के मिलने का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच चुका है। स्थिति सचमुच काफी नाजुक होती जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली के बीच देश के हालात पर अगले 1 घंटे की आज हम यहां पर चर्चा करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे तमाम मेहमानों से कि आखिर चूक कहां पर हो रही है। अगर सुप्रीम अदालत ने यहां पर ध्यान खींचा है, संज्ञान लिया है, तो उसके पीछे की वजह क्या है। 24 घंटे में 3,15,000 से अधिक केस सामने आए। 2,101 लोगों की 24 घंटे के दौरान मौत हो चुकी है और अब तक 1,84,000 लोगों की देश में कुल मौत हो चुकी है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। 1,79,000 लोग 24 घंटे के अंदर रिकवर हुए, मतलब ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। और आपको बताएं कि देश में लगातार कोरोना का कहर अभी भी जारी है। आज भी 22,84,000 ऐसे मामले हैं जो कि एक्टिव केसों की सीरीज में आते हैं, मतलब जो एक्टिव पेशेंट कहे जा सकते हैं, जिनका जगह जगह पर घर में या अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अब आइए आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर भी हम यहां पर बता देते हैं जो कि ऑक्सीजन से लेकर जुड़ी हुई है। ऑक्सीजन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक भी लगातार चली है और कई आला अफसरों के साथ पीएम की ये मीटिंग हुई है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं। ये बड़ा अपडेट सबसे पहले हम आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक हुई और लगातार तमाम आला अफसरों के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग चल रही है और ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी खुद बैठक ले रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, विपक्ष के तमाम बड़े कद्दावर नेताओं ने इसको लेकर सवाल खड़े किए थे कि देश में जहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाई जाती है पूरे विश्व में, वहां पर ऑक्सीजन की कमी कैसे हो रही है। आखिर क्यों विदेशों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, क्यों ऑक्सीजन का निर्यात किया जा रहा है। उसी के लिए अब प्रधानमंत्री मोदी गंभीर हुए हैं और इस पूरे मामले का उन्होंने खुद संज्ञान लिया है। तमाम आला अफसरों के साथ वो बैठक कर रहे हैं और ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी देश के अंदर किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने यह वादा किया था कि ऑक्सीजन की कमी देश में नहीं होने देंगे, लेकिन जब विपक्ष के कद्दावर नेताओं ने महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए केंद्र सरकार के सामने कि ऑक्सीजन की कमी उस देश में कैसे हो सकती है जो कि विश्व के मानचित्र में सबसे अधिक ऑक्सीजन को उत्पादित करता है और साथ ही सप्लाई करता है, 2 गुना ऑक्सीजन की सप्लाई आखिर विश्व में क्यों की जा रही है, निर्यात क्यों किया जा रहा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी संजीदा हुए। उन्होंने ऑक्सीजन के संकट को महसूस किया, क्योंकि लगातार तमाम अस्पतालों की तरफ से यह सूचना सामने आई कि ऑक्सीजन ना होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी को उन्होंने खुद बताया और राज्य सरकारों से उन्होंने मदद मांगी। साथ ही जो मरीजों के साथ तीमारदार आए थे उनको भी अस्पतालों ने यह कहा कि हम ऑक्सीजन दे पाने में सक्षम नहीं हैं, आप इनको हायर सेंटर लेकर जाइए। तमाम तस्वीरें पिछले 24 घंटे में इस तरह की सामने आई और इसलिए राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक अब इस पूरे मामले पर संजीदा हुई है। यह बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं और कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट भी अब सख्त हो चुका है। 4 पॉइंट्स पर जवाब मांगा गया है। जरूरी दवाओं की सप्लाई क्या है, जरूरी दवाओं को लेकर आपका क्या नजरिया है, किस तरह की आपकी तैयारी है, वैक्सीनेशन का जो तरीका है वो किस तरह से होगा, अगर 18 साल के ऊपर हर एक नागरिक को आप वैक्सीन देंगे तो उसका तरीका क्या होने वाला है। साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय पूरे देश के सामने बना हुआ है कि ऑक्सीजन हर अस्पताल को समुचित रूप से मिलनी चाहिए और क्या सामान्य नागरिक बाजार से सीधे ऑक्सीजन खरीद सकता है या नहीं। इस पर भी अब राज्य सरकारें लगातार विचार कर रही हैं कि क्या
यह संभव है कि कुछ समय के लिए, आने वाले कुछ महीनों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर कुछ गाइडलाइंस बनाई जाए कि सामान्य व्यक्ति ऑक्सीजन को उतनी आसानी से ना हासिल कर पाए, ताकि इसकी किसी भी तरह से कमी बाजार में ना होने पाए, इसको स्टोर ना किया जा सके, इसकी कालाबाजारी ना हो पाए। इन तमाम मुद्दों पर राज्य सरकार भी लगातार विचार कर रही है, केंद्र सरकार भी इसको लेकर गंभीर है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार आला अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं और इसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से इस मुद्दे को हम सुलझा सकते हैं। सबसे बड़ा जो एक मुद्दा रहा सुप्रीम कोर्ट का, वो ये भी रहा कि वैक्सीनेशन का तरीका क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश की आबादी है, तमाम वैज्ञानिकों ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है पहले कि 81%, लगभग 80 से 85% आबादी को जब हम वैक्सीन दे देंगे उसके बाद ही हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। ध्यान देने वाली बात है कि इस वैक्सीनेशन के दौरान 2 बार वैक्सीन लगनी है, मतलब एक नागरिक को कम से कम 2 डोज की जरूरत है। तो लगभग आंकड़ा यह माना गया है कि 200 करोड़ डोज की जरूरत भारत को पड़ने वाली है अगर हम हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। अब एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है, पूरे के पूरे देश के सामने, सरकार के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है कि बहुत ही कम समय में आखिर कैसे पूरे देश को वैक्सीनेट किया जाएगा। और इसीलिए लगातार केंद्र सरकार अब इस पर बैठक कर रही है, इस पर तमाम तरह के जवाब राज्य सरकारों से मांगेगा। और लॉकडाउन को लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज्यादा सतर्क हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार ने यह कहा कि राज्य सरकारों को अधिकार है, लेकिन लॉकडाउन को आप अंतिम विकल्प मानकर चलें। इसमें उत्तर प्रदेश कहां पर खड़ा है? पूरे प्रदेश में 33,000 से अधिक मामले सामने आए। लखनऊ में सबसे ज्यादा 5,902 संक्रमित मरीज सामने आए हैं और इसमें यह बड़ा आंकड़ा सच में चौंका देने वाला है, क्योंकि जितने भी शहर हैं सभी में आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए होंगे, उनसे मैं आपको एक बार रूबरू करा देता हूं। यासिर जिलानी मेरे साथ होंगे, प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ होंगे, नेता कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। और सुशील गुप्ता राज्यसभा सांसद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। मनीष शुक्ला अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर एम वली वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में मेरे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले यासिर जिलानी जी आपके ही पास आना चाहेंगे। देखिए बहुत बड़ी चुनौती है, संकट की घड़ी है, पूरा देश जानता है, महामारी का दौर है, हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ आगे बढ़ना है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ रहा है, हाई कोर्ट को आगे आना पड़ रहा है, तो कहीं यह प्रश्न खड़ा तो नहीं होता है ना कि सरकार को कुछ ना कुछ कहीं पर और ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है, रणनीति को बदलने की जरूरत है? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि महामारी जो है बिल्कुल जो स्वरूप है बहुत खतरनाक है। ये जो इसको सेकंड फेज कह लें या चौथा फेज कह लें, जो अभी हमारे पास हिंदुस्तान में स्ट्रेन है, वो तमाम जो स्ट्रेन दुनिया के खतरनाक वाले स्ट्रेन है वो इस वक्त दिल्ली और तमाम भारत के अंदर जा चुके हैं। और वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन सरकार बहुत कसरत के साथ, सरकार सबको कोशिश कर रही है कि इस महामारी में जो सरकार का कर्तव्य होता है उस कर्तव्य को निर्वाह करते हुए किसी भी हालत में भारत का एक भी जनमानस किसी तरह जो प्रॉब्लम में आए हुए हैं उनको प्रॉब्लम से निजात दिलाया जाए। इस वक्त राजनीति नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये घड़ी जो है ये आपदा की घड़ी है और ये अचानक से आई है। मैं राज्य सरकारों पे अगर उनके ऊपर कोई क्वेश्चन करूं तो ये भी जायज नहीं है, किसी भी राज्य सरकार के ऊपर कोई क्वेश्चन, क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रधानमंत्री पूरी ताकत के साथ संपूर्ण भारत के लिए एक तरीके से सोच रहे हैं। जहां भी जो प्रॉब्लम हो रही है, कंसर्न प्रॉब्लम को वो खुद कोशिश करके, देखिए जब कल दिल्ली के वजीर आला ने, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाई तो प्रधानमंत्री आगे आए और प्रधानमंत्री की तरफ से जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और तमाम हमारे डॉक्टर और जो इस हेल्थ के वक्त में कोविड के लिए लगे हुए लोग हैं, उनके लिए भी उनको बार बार हमें सराहना चाहिए और हमें मिलजुल के एकजुट होके इस लड़ाई में साथ रह के लड़ाई लड़नी है, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार जिस तरह से कांग्रेस ने तमाम प्रश्न खड़े किए, प्रियंका गांधी ने खुलकर बात बोली कि प्रवासी मजदूरों को उनके हाल पर फिर से छोड़ दिया गया। ऑक्सीजन की कमी उस देश में हो रही है जहां पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, लेकिन सरकार के सामने जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो सरकार ये बोलती थी कि इसमें विपक्ष राजनीति कर रहा है। आपको क्या लगता है, इस वक्त आप राजनीति कर रहे हैं या वास्तव में जो समस्याएं आप उठा रहे हैं उस पर सरकार को भी गंभीर होकर सोचने की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मेडिकल इमरजेंसी के हालात हैं, तो क्या वो राजनीति कर रहा है? लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। रोजाना लगभग 3 लाख से 4 लाख पेशेंट नए आ रहे हैं। अगर पाठक जी ये भी मान लिया जाए कि 3 लाख से 4 लाख पेशेंट आ रहे हैं,
मुझे लगता है कि वो 4 नहीं 5 लाख के करीब आ रहे हैं, और उसमें अगर 10% भी बेड या इमरजेंसी या एडमिट होना चाहते हैं तो 50,000 बेड पर डे की हमें रिक्वायरमेंट है। देश एक बहुत भयानक दौर से गुजर रहा है, और बीजेपी हो या कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो, हालात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। मेरी सगी बड़ी बहन उससे 3-4 साल बड़ी है, वो 4 दिन पहले सीरियस हुई, उन्हें वेंटिलेटर बेड की आवश्यकता हुई। गाजियाबाद के सारे हॉस्पिटल्स के मालिकों को मैंने फोन किया। सारे हॉस्पिटल्स के मालिक और डॉक्टर्स मुझसे बहुत ही निकट का रिश्ता रखते हैं, लेकिन बेड नहीं दे पाए। मैंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को फोन किया। मैंने तमाम बीजेपी के जो मेरे नेता मित्र हैं उनसे जिनके नंबर मुझ पे थे, राकेश सिन्हा सांसद को फोन किया। मैंने सुधांशु त्रिवेदी जी को फोन किया। मुझे बताया गया कि उनकी डॉक्टर हर्षवर्धन से बात हुई। उसके बावजूद फिर मुझे बताया गया, मैंने जफरुल इस्लाम साहब को फोन किया जी, जो जफर इस्लाम, ये सब राज्यसभा के सदस्य हैं। मैंने इन सब से निवेदन किया एक बेड की दरकार, फिर सब ने कहा कि नहीं। उसके बाद सोनीपत में एक मेरे डिसाइपल का हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, ऑस्कर हॉस्पिटल, उसका चेयरमैन है डॉक्टर विपिन सागवान। मेरा ट्वीट देख करके उसने फोन किया कि एक बेड उपलब्ध है, तब गाजियाबाद से पेशेंट रात को 2:30 से 2:45 बजे सोनीपत शिफ्ट हुआ। ये हालात हैं। इसमें कोई राजनीति हो रही है? बिल्कुल। अगर भारतीय जनता पार्टी को, मैं आज राजनीतिक बात करने के मूड में भी नहीं हूं, न राजनीति होनी चाहिए, लेकिन मेरी एक शिकायत सुप्रीम कोर्ट से भी है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया कि 5 बड़े शहरों में लॉकडाउन लगा दिया जाए। ये निर्देश नहीं, आदेश था उनका। उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट आई और कहने लगी साहब हालात ठीक हैं। ये शिकायत तब पैदा होती है, उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर हैं, तो लॉकडाउन जब हाईकोर्ट ने फैसला लिया तो उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों आई? उसने ये कहा कि नहीं हालात नियंत्रण में है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाती है। आज सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है, माननीय अदालत ने बोला है कि देश में इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति है। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, जिरानी साहब को, भाजपा क्या कर रही है, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? आपने भी बड़ा अच्छा 10 मिनट का भाषण दिया पाठक जी प्रोग्राम शुरू होने से पहले। आपसे भी मेरी शिकायत है कि हमें कहा गया था 4 बजे का टाइम है, लेकिन 4:10 तक आप ये जो अपना प्रस्तावना है ये सुनाते रहे। ये सुनाइए, लेकिन आम समय में सुनाइए। मुझे तो चलो 10 मिनट बैठा लिए। डॉक्टर वली साहब कितना मजबूत इंसान है। प्रमोद जी उसके पीछे वजह सिर्फ ये होती है। सुन लीजिएगा पाठक जी, सुन लीजिएगा। कहाँ यार, मैं आलोक शुक्ला बात कर रहा हूँ, पाठक जी नहीं है अभी। दौर से गुजर रहा है। मैं आलोक शुक्ला बात कर रहा हूँ, पाठक जी अभी नहीं है। शुक्ला जी सुन लीजिएगा, शुक्ला जी सुन लीजिएगा। और ये जितने ये टेलीविजन पे मुख्यमंत्रियों के विज्ञापन, हेल्थ मिनिस्टर के विज्ञापन चल रहे हैं और ये कह रहे हैं हम भी हैं, ये करो वो करो, इन्हें बंद कर दीजिएगा। लोग शक्लें देख देख के गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं। देश एक भयानक दौर में गुजर रहा है, दौर से गुजर रहा है। डॉक्टर वली साहब को मैं सुनना चाहता हूँ तो वो इस दौर में क्या कहना चाहते हैं। मैं ना भाजपा के प्रवक्ता को सुनना चाहता हूं, ना आम आदमी के प्रवक्ता को सुनना चाहता हूं, ना कांग्रेस के नेता को कोई सुनिएगा। ये एक आम आदमी की पीड़ा के रूप में मैंने अपनी बातें बताई हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है इस देश की सरकार से, अगर सुन ले, मेडिकल इमरजेंसी घोषित करे। सिस्टम चरमरा गया है, ध्वस्त हो गया है, बिलख रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, कहीं कोई सुनने वाला नहीं, कहीं कोई सुनने वाला। ठीक, सुशील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से। सुशील जी, यहाँ पर हम समझना चाहेंगे कि आखिर चूक कहाँ पर हो रही है, क्योंकि देखिए जिस तरह की शिकायतें आचार्य जी ने यहाँ पर उठाई हैं, निश्चित रूप से मानवीय हैं, संवेदना है, और ये पूरे के पूरे जनमानस के इस समय सवाल है कि जब इस तरह की इमरजेंसी है तो आखिर सरकार उसके लिए कितनी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइन दी जा रही है उन पर कितना सख्ती से विचार करना चाहिए, और अगर जनसंख्या की आबादी के हिसाब से हम देखें तो निश्चित रूप से हम एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। किस तरह की तैयारी होनी चाहिए? देखिए, मैं इसमें एक बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा। दिल्ली का जो कोटा था ऑक्सीजन का, उससे लागत हमारे यहाँ 3 गुना बढ़ी और सप्लाई हमारे 7 गुना। केंद्र सरकार से सीधा हमने निवेदन किया कि हालात इमरजेंसी लायक है, आपका हमारा ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाए और हमारा कोटा देना।
सप्ताह पहले लगातार ट्वीट के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से, हाई कोर्ट के माध्यम से हमने पूरे भारत का प्रेजेंट किया और कल प्रधानमंत्री जी ने 100 टन का हमारा कोटा बढ़ाया, जिसके लिए मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी आभार व्यक्त किया। परंतु आज की वर्तमान स्थिति क्या है? आज की हरियाणा सरकार, आज की यूपी सरकार हमारी सप्लाई के अंदर ऑब्स्टिकल लगे, क्योंकि प्लांट जब यूपी में या हरियाणा में या राजस्थान में किसी न किसी माध्यम से अगर हम अब ये वक्त नहीं है कि राज्यों के अंदर देश बटे, ऐसे जब मानवता की जीवन का सवाल आता है तो पूरा देश एक होना चाहिए और पूरे देश के अंदर एक दूसरे की मदद करके जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। दिल्ली में अपना जो रेगुलर कोटा 380 मैट्रिक टन का जो कोटा था उससे ज्यादा नहीं चाहिए थी, ज्यादा चाहिए थी तो हमने केंद्र सरकार से मांगी, किसी राज्य सरकार से भी मांगी, क्योंकि ऑक्सीजन का मुद्दा सीधा केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, केंद्र सरकार के अधिकार के क्षेत्र के अंदर आता है। हमने कहा था कि हमारा 3 गुना बढ़ाए, परंतु 100 टन ही बढ़ा, जितना बढ़ा और जितना हमारा पहले था, आज की तारीख में भी पहले वाला कोटा हमें पूरा नहीं मिल रहा। पहले वाले कोटे के अंदर ऑब्स्टिकल लगाए जा रही है। डीसी साहब बयान देते हैं कि हमारा टैंकर लूट लिया। हमने कहा जी साहब बता दो कौन सा टैंकर का नंबर था, कहाँ पे लूटा? दिल्ली में आपकी पुलिस है, हरियाणा में आपकी पुलिस है, आप एक्शन लेते उसके ऊपर। हरियाणा में लूटा है तो आप वहां एक्शन ले सकते थे, दिल्ली में लूटा है, दिल्ली पुलिस भी केंद्रीय गृह मंत्री का अधीन है, यहाँ पे एक्शन हो सकता था। हम तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, लॉ अबाइडिंग गवर्नमेंट है, लोग को मानने वाले लोग हैं। आज भी वित्त साहब कहते हैं कि हरियाणा में ऑक्सीजन बचेगी तो हम आपको देंगे। हम ये कह रहे साहब जो हमारा 40 टन का कोटा पानीपत से है, आप उसको ना रोकें, उसको आने दें। बाकी आप देख लें, बाकी हमारे पास कुछ दिवाली से आ रहा है तो कुछ हमारे पास यूपी से आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि उड़ीसा से देंगे। परंतु लोगों को जान बचाने के लिए आज बहुत गंभीर स्थिति के अंदर है। किसी हॉस्पिटल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है तो किसी हॉस्पिटल में 10 घंटे की ऑक्सीजन बची है। ऐसी स्थिति में मैं ये चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी खुद इंटरवेंशन करें और स्थिति को गंभीरता पर समझते हुए बंगाल के चुनाव के बाकी चुनाव को छोड़ के देश की ये जो हेल्थ इमरजेंसी है इस पे ध्यान दें। और लोगों का मैं आपकी बात पूरी करूंगा, आप जरूर बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ लोगों का, क्योंकि आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश की केंद्र सरकार है। मैं जहाँ उनका आभार प्रकट कर रहा हूँ सूडन उनका कोटा दिल्ली का बढ़ाने के लिए, वही निवेदन भी कर रहा हूँ कि ये इमरजेंसी का समय है। आप इस समय जो ऑब्स्टिकल कहीं भी बनता ऑक्सीजन की सप्लाई में, आप उस ऑब्स्टिकल को हटा दें। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, किसानों ने जीटी रोड का एक रोड पूरा छोड़ा हुआ है, किसानों ने रोहतक रोड का एक पूरा रोड छोड़ा हुआ है, परंतु दिल्ली पुलिस ने वहां पर बैरियर लगाए हुए। ठीक है, अभी मेडिकल इमरजेंसी है, वो बैरियर हटा दें। कम से कम ऑक्सीजन के टैंकर को निर्बाध गति से आने जाने, उसके अंदर जो समय लगता है उसकी वजह से भी लोगों की जान जा सकती है। आज ऐसी स्थिति है, किसान हेल्प कर रहे हैं टैंकर के आने में, कहीं रोकते नहीं है। और मैं खुद जीटी रोड से रोहतक रोड से कई बार उस पूरे रास्ते के बीच में जाते हुए आखिरी में जो पुलिस का बैरियर है उसके पास के अंदर घूमना पड़ता है। उस बैरियर को थोड़े दिन के लिए खोल दें। मैं माननीय ठीक है, एक बार अब हम मनीष जी के पास चलते हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। जिस तरह से अभी आज की जो इमरजेंसी है इसको समझते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश दें कि बॉर्डर के ऊपर जो आपने सीमेंट के बैरियर खड़े कर रखे हैं, आपने लोहे के बैरियर खड़े कर रखे हैं, आप थोड़े देर के लिए कृपया उनको हटा दें। इस समय ठीक है, आपके इस प्रश्न को मैं यासिर जिलानी जी से जरूर पूछूंगा, लेकिन एक बार अब हम पहले मनीष जी के पास चलते हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, सुशील जी आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं अभी। मनीष जी, जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले आदेश दिया, यूपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट आती है, बोलती है कि हम परिस्थितियों को संभाल सकते हैं, हम 2 दिन का वीकेंड अपना लॉकडाउन लगा देंगे और साथ ही नाइट कर्फ्यू साथ साथ चलता रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट को भी ये प्रश्न पूछने पड़े हैं कि आखिर आपकी तैयारियां क्या है, क्यों कहीं ना कहीं संदेश सुप्रीम कोर्ट के पास भी गया ना कि तैयारियां ठीक से नहीं हो पा रही हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट को कितना सख्त रुख अपनाने की जरूरत है या सिर्फ और सिर्फ निर्देशों से ही काम चलता रहेगा? देखिए आलोक जी, मुझे बिल्कुल कोताही नहीं होगी बोलने में कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अपने दायित्वों से वो लोगों को वो चीज नहीं दे पाए जिससे उनको
रिलीफ मिल सकती थी। नंबर 1। नंबर 2, जो कानून में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई है, और मैं इसको बिल्कुल अपने छोटी सी नॉलेज के साथ मैं बोल सकता हूं कि वो निर्वहन नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इन दोनों को इंप्लीमेंट करने में नाकामयाब रही है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 क्या कहता है? वो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। वो शुरुआती आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से चालू होता है। यहां पर हम पर्सनल लिबर्टी की बात तो कर देते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ उसकी बात कहीं नहीं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। इस चीज को अभी भी यहां सभी जनपति यहां पर बैठे हुए, मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूं, मैं एक एडवोकेट हूं, लेकिन ये मैं बोल सकता हूं कि जो आज की जमीनी हकीकत है वो किताबों से, चैनल से, टीवी से बहुत दूर है। रोंगटे खड़ी करने वाली तस्वीरें आती हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय को इसलिए इंटरवीन करना पड़ा क्योंकि आर्टिकल 21 का उसकी हत्या हो रही थी, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। साथ साथ हाई कोर्ट सुन रही है एक ही पिटीशन को, लेकिन किसी निष्कर्ष पे नहीं निकल पा रही है। इसलिए चूंकि कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ डिसीजन ना हो पाए, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना पड़ा। तब जाकर सो मोटो नोटिस के तहत ये चीज सुनवाई चल रही है, और तब जाके हरीश साल्वे अमिकस क्यूरी जाके अपॉइंट हो रहा है, और 4 क्वेश्चन पे पूछे गए। सिंपल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, नंबर सप्लाई ऑफ एसेंशियल डस्ट की क्या स्थिति है, थर्ड मैनर और मेथड ऑफ वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, एंड फॉर लॉकडाउन की क्या स्थिति है। कोई राज्य कहता है लॉकडाउन लगाएंगे, कोई कहता नहीं है। ये क्या है? ये स्थिति उस समय नहीं आई थी। 25-26 मार्च को 2020 को नहीं आई थी, क्योंकि उसमें नेशनल वाइड लॉकडाउन था। सभी सरकारें एक आई थी क्योंकि उन्हें पता है कि आर्टिकल 21 की इज्जत राबरू रखी जा रही थी। आज की डेट में सिचुएशन है कि एक आदमी मर रहा है, उसको आर्टिकल 21 नहीं पता, लेकिन आर्टिकल 21 क्या किताबों में रखा गया है? सुप्रीम कोर्ट इस चीज को नहीं सह सकती, इसीलिए आर्टिकल 21 को इंप्लीमेंट करने लाई है, जहां पर पर्सनल ऑफ लाइफ और लिबर्टी इन्वॉल्व है। आज लिबर्टी की बात नहीं हो रही है, आज लाइफ की बात हो रही है। पूछा प्रमोद जी ने ये एक बहुत जरूरी यहां पर एक जो प्रश्न पूछा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को सच में इतनी चिंता है, उनकी नाराजगी सुप्रीम कोर्ट से भी तो है, और वो बात थोड़ी बहुत ठीक भी है कि जब सरकार आपके दरवाजे पर आई थी तब भी आप एक सख्त आदेश तो दे सकते थे, तब आपने सख्त आदेश नहीं दिया। अब आप यहां पर पूछ रहे हैं कि बताइए परिस्थितियां क्या हैं, लेकिन आदेश तो अभी भी नहीं दिया गया ना। आपसे ये प्रश्न मेरा मनीष जी। जी प्रमोद जी ने एक बहुत जरूरी यहां पर प्रश्न पूछा हुआ था कि इनकी एक शिकायत है सुप्रीम कोर्ट से भी, यह है कि जब यूपी सरकार आपके पास आई थी बताने के लिए कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, तब आखिर फिर सख्त आदेश क्यों नहीं दिया गया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने उस समय बहुत सारे पिटीशंस पेंडिंग थे, इसीलिए बोला कि 7 राज्यों की पिटीशन पेंडिंग है और अभी तक उस पर सुनवाई चल रही है। तब तक वेट कर सकते हैं आप। वन साइडेड किसी को डिसीजन नहीं दे सकते कि वहां पर बिना स्थिति को भांपे हुए, बिना डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए आप भांप नहीं सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट पूरी सतर्कता के साथ चल रही है कि 7 पिटीशन जो है, और आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि जो 7 पिटीशन जो आई हैं हाई कोर्ट में, वो फंक्टोस ऑफिसो हो जाएंगी और केवल सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी, क्योंकि उसी के पास पावर रखेंगे अंडर 132 में। इसके अलावा नहीं सुनेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सीज द मैटर। इसलिए कहीं पर सिक्किम में कुछ और डिसीजन आएगा, पंजाब में हो सकता है अलग आ जाए, बॉम्बे में चल रही है, एमपी में चल रही है, यूपी में चल रही है, इसलिए वहां की पावर को ऑलरेडी सो मोटो में एक साथ कर दिया है, इसलिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला। ब्रेक के उस पार हम डॉक्टर एमवली के पास जाएंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से लगातार केस आ रहे हैं, जिस तरह से सरकार और न्यायालयों के बीच में रस्साकशी का दौर शुरू है, उस वक्त किस तरह की सावधानियां हमको बरतने की जरूरत है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। डॉक्टर एम वली हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर एम वली, जिस तरह से सरकार की तैयारियां अपनी जगह हैं, न्यायपालिका की भूमिका अपनी जगह है, लेकिन अब इस बीच में सबसे बड़ा सवाल दर्शकों के मन में यही है कि आखिर जनता कहां जाए। तैयारियां आपके पास बहुत छोटी सी हैं और लगातार जो आंकड़े हैं वो लाखों को पार कर रहे हैं, और कोई इसमें हर्ष नहीं होने वाला है, कोई आश्चर्य नहीं होने वाला है कि यह आंकड़ा 5 लाख को भी छू जाए, 6 लाख को भी छू जाए। जनता क्या करे इस वक्त? छोटा सा दृश्य वायरस 5 माइक्रोन का, उसने इतने रूप बदले हैं, कोहराम मचा दिया है। एक आम आदमी सांस लेने के लिए तरस रहा है, हमको उसने सांसों की किल्लत का एहसास दिलाया है।
और हमारी जो व्यवस्था है वो कैसे चरमराई है उसको भी बता दिया। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो इसका संज्ञान लेना इस बात को दर्शाता है कि समस्या कितनी ज्यादा गंभीर है। मैंने अपने 49 साल के करियर में ऐसा न दृश्य देखे हैं, न ऐसी चिताओं की पंक्तियां देखी है, न मैंने चिताओं की मशीनों के जो बिजली वाली हैं उनके लोहे के तख्ते पिघलते हुए देखे हैं, न मैंने ऐसे 22 लोग ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए देखे हैं। ये टोटल नेग्लेक्ट हुआ है, बहुत दिन तक हुआ है और हम धोखा खा गए जब वायरस के केसेस कम हुए और ये उस धोखे का नतीजा है। आमतौर पर इस तरह की बातें कही जा रही है कि हम लोग केयरलेस हो गए। नहीं, सिस्टम शुड बी रिच एंड प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम। हमारी जो फौजें हैं, जब हम राष्ट्रपति भवन में थे तो हमने देखा कि दे वर अलर्ट फॉर द पीरियड ऑफ पीस सो दैट दे कैन फाइट इन द वॉर। तो ऐसी हमें भी मेडिकली हमें इस तरह से रेडी रहना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो अगला ब्रंच, जो अगला बोझ पड़ने वाला है वो हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, एम्बुलेंसेज को चलाने वाले लोग हैं, फार्मासिस्ट हैं, कंपाउंडर हैं, उन पे पड़ने वाला है। कहीं इस तबके पे अगर बोझ पड़ गया तो बड़ा ही त्राही हो जाएगी। अभी मैं देखा है, मैंने जो 22 लोग कल के हादसे में मरे हैं, ये एक छोटा सा ट्रेलर था। अगर कहीं ऑक्सीजन अस्पतालों में खत्म होने लगी, जैसा कि कुछ अस्पतालों ने बोर्ड्स लगा दिए हैं कि कहीं और चले जाइए, हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो कहीं ऐसी ना खबरें आने लगे कि साहब उस अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई और सुबह 200 शव निकाले गए, 50 शव निकाले गए, 60 शव निकाले गए। प्रधानमंत्री जी ने अभी मीटिंग ली है, मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी ने पूरा इसका संज्ञान लिया होगा और ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री के हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। उसमें ये अगर का जो वर्ड है और जो बड़ी बात कही गई है, मैंने उसको देखा। हमारे एक प्रोफेसर थे जो बताते थे कि तुम्हारे पास किताबें होनी चाहिए, बाई बोरो स्किल। यहाँ तक बात आ गई कि देश की एक अदालत ने ये कहा कि आप कहीं से भी ऑक्सीजन का इंतजाम करिए बाई बोरो स्किल के जरिए। तो ये बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। ठीक। When you know the word of स्टील, इसका मतलब ये बहुत बड़ी बात कही है कि जान बचाना जो है उसको बहुत जरूरी है। हर एक प्राणी की, हर एक नागरिक की, हिंदुस्तान के जान बहुत कीमती है और इसमें हम सबको मिलकर काम करना है। आचार्य जी ने भी कहा मैं पॉलिटिकल मूड में नहीं हूँ, आपने सब लोग को बुलाया, मैं तो बिल्कुल पॉलिटिक्स के ABC भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ इस वक्त की जरूरत ये है कि हम सब साथ मिलकर आगे आए और हम घबराए नहीं, ठहरे न खुले और हम इसका महामारी का मुकाबला करें। और आगे आने वाले दिन बहुत संगीन हो सकते हैं, बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अभी इसका कहाँ तक जाकर रुकेगा इसकी भी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता और ये बहुत ही खतरे के दिन है। वायरस म्यूटेट कर गया है, दवाई इसकी कोई है नहीं। एक दवाई थी ऑक्सीजन, उसकी भी कमी पड़ने लगी, दूसरी दवाई है डॉक्टर, उसको भी कुछ हो गया, तो हम कहाँ जाएंगे। मेरा दिल आज बहुत रो रहा है। पिछले 4 दिन से मेरे पास करीब 700 कॉल्स रोज आ रही हैं, उसमें 100-150 कॉल ऐसी होती हैं तो कहते हैं हमको बेड चाहिए, ICU चाहिए। बहुत मुश्किल सिचुएशन है, बहुत मुश्किल सिचुएशन है, बहुत मुश्किल सिचुएशन है। और हम लोगों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम बगैर किसी काम के घर से न निकलें। लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, मुझे अपने ऊपर लॉकडाउन लगाना है और कहीं नहीं जाना है, इसको समझ लें, मास्क लगा लें, सैनिटाइजेशन कर लें और 2 मीटर की ज्यादा दूरी पर रहें और हम आपस में एक दूसरे से बच के रहें। अपने छोटे बच्चों को माँ बाप से अलग रखें, बूढ़े लोगों को भी, जो लोग बाहर जाके आ रहे हैं उनसे अलग रखें, तभी हम इसको थोड़ा सा काबू कर सकेंगे। क्योंकि ये बढ़ेगा और फिर घटेगा, कब तक बढ़ेगा और कब घटना शुरू होगा ये कहना भी बहुत मुश्किल है। और जिन लोगों को टीके का अवसर मिले तुरंत टीका लगवाएं, उसके बारे में जरा भी संकोच न करें, कोई अफवाहों पर न जाएं और हम जरूर एक समृद्ध और अच्छे देश की तरह, अच्छे देश के नागरिकों की तरह लड़कर आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्दी मजबूती से इसका मुकाबला करते हुए सफल तब होंगे। ठीक है। यासिर जिलानी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं बीजेपी से। यासिर जी देखिए, बहुत ही विकट परिस्थितियां हैं। विकट परिस्थितियां मैंने अब इसलिए शब्द का इस्तेमाल किया, अभी थोड़ी देर पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ थे, लगातार जुड़े हुए थे, आए, अपनी बात रखी और अपनी बात रख के अचानक ऑन एयर उठ के यहां से चले गए। अब आप इससे संवेदनशीलता एक बार समझिए विपक्ष के नेताओं की, अपनी बात बोली, दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते हैं और यहां से अचानक उठ के चले जाते हैं, आरोप लगाए बहुत सारे और उसी बीच में
जब उनकी बात पूरी हो जाती है बोलते हैं कि डॉक्टर एम वली को मैं सुनना चाहता हूं। जब डॉक्टर एम वली बोलने लगते हैं तो यहां से उठकर चले गए। एक तो ये पक्ष की लगातार विपक्ष जिस तरह की राजनीति कर रहा है, यह भी एक गंभीर परिस्थिति है। और दूसरी ये बात, आपसे कहीं ना कहीं तैयारियों में चूक तो हुई है ना, क्योंकि अगर जहां पर आंकड़ा उत्तर प्रदेश में दहाई में आ चुका था, 70 से 75 केस आ रहे थे, आज वो 33,000 की संख्या को छू चुके हैं, तो आपको नहीं लगता है कि अब आपको भी सक्रिय होकर बहुत ही ज्यादा इसमें ठोस कदम उठाने चाहिए? देखिए, मैं आपको जो बात कह रहा था, आपने खुद ही आंकलन लगा दी कि विपक्ष के लोगों की क्या रवैया है वो बताए। और वली साहब को तो बार बार कह रहे थे कि मुझे सुनना है, और डॉक्टर साहब ने जो बात कही है, मैं भी उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम जिस देश के रहने वाले हैं उस देश के आन बान शान के लिए भारत का एक एक आदमी लग जाएगा, उसको जिस वक्त एहसास हो गया है। और देखिए, मैं बार बार बात करता हूँ, आप दिल्ली के कंसर्न लेकिन जब दिल्ली में हमला आया है, और इस बार मैं राजनीति नहीं करूंगा। महोदय जो है, सांसद महोदय बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन आज उन्होंने थोड़ी सी राजनीति संजय सिंह की तरफ रखी। संजय सिंह इसका एक सांसद, आप सब जानते हैं, हम जानते हैं कि किस तरह की राजनीति करते हैं, लेकिन सुशील जी बड़ी संजीदगी के लिए जाने जाते हैं। सुशील जी, आप बताइए, DRDO में 500 के बेड की तैयारी किसने करी? अभी शकूरपुर बस्ती के रेलवे की तरफ से जो 19 कोचेज लगाए गए हैं वो दिल्ली के लोगों के लिए लगाए। आनंद विहार में 25 कोचेज लगाए गए हैं, वो दिल्ली के लोगों के लिए लगाए हैं। सेंट्रल की सरकार नहीं, आप तो मैंने कहा आपने जो बंगाल लेके चले गए, फिर आप लेके दूसरी राजनीति, मैं तो ये मैं नहीं कहूंगा। आज मैं बिल्कुल इस तरह की राजनीति करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि बार बार आपके मुख्यमंत्री आते हैं, बार बार वो दिल्ली के लोगों को झूठ बोलते हैं। मुझे ये अल्फाज कहने में भी बहुत अजीब सा लग रहा है। आप जिस ऐप के बारे में आप लोग कहीं ना कहीं बात समझना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री दिनों और रात काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री दिनों और रात काम कर रहे हैं, हर रोज बेड बढ़ाए जा रहे हैं, हर रोज हॉस्पिटल बढ़ाए जा रहे हैं। आपने 500 बेड का हॉस्पिटल दिया, उसके लिए हम आभार व्यक्त कर रहे हैं। आप लोग पिछली बार भी प्रॉब्लम क्या होती है आम आदमी पार्टी की, कि वो अपनी नाकामियों का ठिकरा हर दूसरे आदमी जो सामने उसको लगता है बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऑक्सीजन का प्रैक्टिकल सरकार का है। आप टेलीविजन पे बैठ के शब्दों का उचित चयन करें। हाईकोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि व्यक्ति मरते रहे, आप इंडस्ट्री नहीं चला सकते। आपको पहले इंडस्ट्री बंद करके ऑक्सीजन व्यक्तियों के लिए देनी पड़ेगी, और ऑक्सीजन का मुद्दा प्योरली केंद्र सरकार का है। तो राजनीति का जवाब मैं राजनीति से दिया मैंने, और मैंने आपको पहले ही कहा कि आप इस तरह की बातें नहीं करें, आप बड़ी संजीदगी से बात करने मैं आपको वही बता रहा हूँ। आप टेलीविजन पे बैठ के मुख्यमंत्री जी के विषय में बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हर रोज जितना टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री ले रहे हैं, शायद ही कहीं ले पाते हो। सांसद जी, आप ये बात ना कहें। आपने एक ऐप ओपन किया था जनमानस के लिए, वो ऐप बताता है कि हॉस्पिटल में बेड खाली है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने भी सॉरी बोल दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्यमंत्री की पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉडी लैंग्वेज थी, जरा उनको आप लोग समझाइए अगर समझा सकते। वो कहते हैं कि हम शादी तोड़ने वाले लोगों में से नहीं, हम तो शादी जोड़ने वाले लोग हैं। अब क्या करें, ये मुसीबत आ गई है। क्या बात कर रहे हैं, ये इस महामारी है, ये महामारी। अगर लॉकडाउन में कर्फ्यू में शादी बंद कर देते तो उसके शब्द गलत निकलते हैं, बड़ी मुश्किल से व्यक्ति के रिश्ते जुड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से जोड़ियां बनती हैं, और ये कहा जाता है हिंदू माइथोलॉजी में कि जोड़ियां ऊपर से बन जाती है। आपके LNJP हॉस्पिटल के बाहर जो आपके बिलख रहे हैं, जहाँ जहाँ आपने कोविड डेडिकेटेड, आपने जो कहा था कोविड हम हॉस्पिटल आप क्या ऑक्सीजन ना देने की वजह से, आपके ऑक्सीजन ना देने की वजह से मैं अगर स्पष्ट तौर पे कहूँ कि प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को बंगाल के इलेक्शन छोड़ के अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए। इस जलती हुई आग के अंदर देश अच्छा ठीक है छोड़ना चाहिए। सुशील आप लोगों का सुशील जी, एक छोटा सा प्रश्न मेरा भी है आपसे। यासिर जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। यासिर जी, एक सेकंड। यासिर जी, और जल्दियों में लगे रहेंगे। अगर जब तक आप देश की जनता पे ध्यान नहीं देंगे, देश की ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट करते रहेंगे, देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन को एक्सपोर्ट करते रहेंगे,
ऐसी स्थिति के अंदर बहुत मुश्किल ठीक है। है। यासिर जी मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। सुशील जी कभी दिल्ली सरकार ने यासिर जी नहीं मैं आ रहा हूँ कही, आपके पास, एक आम सेकंड, आदमी एक पार्टी ने सेकंड। कभी नहीं कही। यासिर आप जी, एक अपने सेकंड। मित्रों से पूछो जिनके साथ जिलानी साहब एक सेकंड, जिलानी साहब एक सेकंड, एक आपने सेकंड, कोशिश करी कि आप जाके ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें। आप मैं अपने उनसे आप को पूछ रहा हूँ ना, बिल्कुल एक सेकंड ना, जिलानी जी एक सेकंड। सुशील जी, जिस तरह से आपने बोला कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, मतलब इशारा आपका केंद्र सरकार की तरफ था, लेकिन दिल्ली में अगर कोई अव्यवस्था फैलती है, दिल्ली के अस्पतालों में अगर कुछ कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? सारी जिम्मेदारी गृह मंत्री की है, प्रधानमंत्री की है। इसका तो हमारी जिम्मेदारी है, हम अभी घर से भाग नहीं रहे। दिन रात ऑक्सीजन न होने के बाद भी मैनेज कर रहे हैं। ऑक्सीजन देना केंद्र सरकार का काम था। केंद्र सरकार को हमने राइटिंग के अंदर जवाब दिया। केंद्र सरकार थैंक यू बोला कोटा बढ़ाने के लिए। आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री जिस दिल्ली के लोगों ने, जिस प्यारी दिल्ली के दिल आप बोल लेते हैं, मैं सुनना चाहती हूं। उनका पहले जवाब आ जाने दीजिए ना, यासिर जी, यासिर जी, यासिर जी, उनका जवाब तो आ जाए पहले एक बार पूरा, जवाब आने दीजिए, जवाब आने दीजिए। अब बोलिए आप, सुशील जी बोलिए। सुनने की हिम्मत रखनी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, आज हमारा 100 टन का कोटा बढ़ाया, हमने तुरंत आभार व्यक्त किया, परंतु साथ साथ आपको ये भी कह रहे हैं कि आप हरियाणा के मुख्यमंत्री को, हरियाणा के गृह मंत्री को समझाएं, यूपी के मुख्यमंत्री को समझाएं, तो जो दिल्ली का अपना कोटा है उसको आने पे हॉस्पिटल ना बनाए। आज टेलीविजन के ऊपर आके वित्त साहब ध्यान देते हैं कि हम हरियाणा से ऑक्सीजन जब जाने देंगे जब हरियाणा की आपूर्ति पूरी हो जाएगी। दिल्ली की आपूर्ति तो 700 टन की है, केंद्र सरकार ने कोटा भी 480 टन का दिया है, फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं। चाहे हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से बात कर रहे हो, चाहे हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को पूरा प्रतिबंध लगा के ह्यूमन यूज के लिए कर रहे हो, चाहे हम एक दूसरे का आदान प्रदान करके कर रहे हो, परंतु आज तक पेशेंट को मेंटेन रखा है। ऐसी स्थिति जब 2-2 घंटे की ऑक्सीजन बन जाए, 7-7 घंटे की ऑक्सीजन बन जाए, तो मैं कहता हूँ ये प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी के दायित्व बनता है कि वो दिल्ली की जनता को भगवान के भरोसे न छोड़े। वो जो ऑक्सीजन देने का उनका दायित्व है, केंद्र सरकार का रोल है, जिसको हाईकोर्ट ने भी कहा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी आज खुद संज्ञान लिया कि केंद्र सरकार अपनी ड्यूटी निभाने में फेल हुई है। केंद्र सरकार की ड्यूटी बनती है कि ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट बंद करे, ऑक्सीजन का इंडस्ट्रियल यूज बंद करे और ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन दे। और ये बात दिल्ली सरकार पिछले 15 दिन से लगातार कहती आ रही है। एक हफ्ते से हम ट्वीट के माध्यम से जन पब्लिक को बताते हुए काम कर रहे हैं। कम से कम 5 दिन पहले हमने हाईकोर्ट के अंदर की सारी बातें जनता के सामने है। हम ये कह रहे हैं कि जनता देश की जनता है, चाहे वो हरियाणा की जनता हो, चाहे यूपी की जनता हो, चाहे दिल्ली की जनता हो, और हर व्यक्ति की जान की बराबर की कीमत है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो इसलिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, इससे आप आंखें बंद नहीं कर सकते, उसके रास्ते को रोक के जनता के भलाई का कभी काम हो नहीं सकता। जनता की अगर भलाई करनी है तो भागीदार बनना पड़ेगा, चाहे वो ऑक्सीजन का क्षेत्र हो चाहे और क्षेत्र हो, उसमें आके आपको सहायता करना पड़ेगा। मनीष जी के पास एक बार हम यहाँ पर चलते हैं। देखिए, दोनों पक्षों को सुनने के बाद मेरे दिमाग में जहां तक एक चीज समझ में आई है कि जिस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संबंध रहे हैं, उसमें टकराहट का भाव 80 के दशक से ही है। उसके बाद से परिस्थितियां लगभग एक जैसी पूरे देश ने कभी देखी नहीं, क्योंकि जैसे ही सहकारी संघवाद आया, जो गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, उसके बाद से टकराहट केंद्र और राज्य के बीच में लगातार है। क्या अब ऐसा नहीं हो सकता कि इस महामारी के दौर में सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में कुछ कमेटियां गठित करे, जो लगातार राज्य सरकारों की भी मॉनिटरिंग करे, केंद्र सरकार की भी मॉनिटरिंग करे, ताकि आरोप प्रत्यारोप के बीच में कहीं जो देश के नागरिक हैं उनकी जिंदगियां ना जाने पाए? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि राज्य सरकारें अपनी एक ड्यूटी निभा ले जी, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसी हालात हुई, ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट अभी भी जारी रहा, इंडस्ट्रियल उसी का मैं जवाब मनीष जी से ले रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, 100% सही है, लेकिन इसमें कमेटी रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी बिल्कुल बननी चाहिए। और साथ साथ आप ये देखिए कि इस पूरे प्रकरण में कहीं भी जो जमाखोरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना तो जनता
जनता को इस समय मालूम पड़ रही है, ना ही आपके थ्रू चैनल, ना ही किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा ये बोली गई कि क्या कार्रवाई जमाखोरों के खिलाफ की गई है, अभी तक कितनी एफआईआर लॉन्च की गई है, कितने लोग पकड़े गए, क्या क्या सभी ऑक्सीजन जितनी कमी थी वो क्या सब पेशेंट ले गए, या जितने भी जिस समय जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो सब वो कंज्यूम कर गए। इसमें मैं नहीं मानता कि इसमें बिल्कुल सच्चाई है, ये कहीं ना कहीं जमाखोरी की गई है और उनके खिलाफ जो कार्रवाई पुख्ता है वो अभी तक धरातल पे दिखाई ही नहीं दे रही है। और जब तक हम इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तब जाकर के हमें असलियत नहीं पता चलेगी, क्योंकि इस समय जो धरातल पे जो सिचुएशन है वो महामारी तो है ही है, लेकिन रोंगटे खड़ी करने वाली तस्वीर सामने है। अगर आप शमशान से लेकर के कब्रिस्तान तक देखिए, अस्पताल से लेकर के आप सड़कों तक देखिए, हर जगह सिर्फ त्राहीमाम 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 मचा हुआ है। और इस प्रकरण में जो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अहम रोल होने वाला है, क्योंकि उनकी जो कमेटी होगी उसमें साफ साफ डिक्लेरेशन के साथ साथ जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी वो सब लिखित में होगी, और क्या क्या रोड मैप बनेगा, कैसे कैसे चीजें चलेंगी वो होगी, ताकि ये ना हो जैसे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो दर्शक देख रहे होंगे कि क्या एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर के बीजेपी और आम आदमी दोनों नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि देखिए सुशील जी और याशिर जी, इसकी दवा सिर्फ एक है, मैं आपको बता सकता हूं, सिर्फ इसकी एक ही दवा है, मिलजुल करके काम करना ही इसकी एक दवा है, बिल्कुल सही। इसके अलावा और कोई दवा नहीं है। आज मैं अभी आधे घंटे पहले, एक घंटे पहले मैं बहुत, क्योंकि एक वकील के अंदर भी एक कवि रहता है, इसलिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, और ये शायद आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये कितनी गंभीरता है। और ये अगर आपको लगे कि इसमें सच्चाई है और ये पूरी मानव जाति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, और कहीं ना कहीं आपको इस चीज के लिए सेंसिटिव पता चलेगी सर। स्तब्ध है मानवता, स्तब्ध है मानवता, देख रहा संसार, स्तब्ध है मानव, सोच रहा भगवान, स्तब्ध है सांसें, मांग रहा जीवन का अधिकार, स्तब्ध है सांसें, मांग रहा जीवन का अधिकार, सोच रही सरकारें, सोच रही सरकारें, रो रहा हिंदुस्तान, रो रहा हिंदुस्तान, स्तब्ध है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, स्तब्ध है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, खेल रही सरकार, स्तब्ध है शमशान, स्तब्ध है शमशान और कब्रिस्तान, देख रहा हिंदुस्तान, देख रहा हिंदुस्तान। सर ये हकीकत है सर। तो प्लीज आपसे बहुत निवेदन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट तो अपना काम कर ही रही है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत लोगों को बचाने का जो अधिकार है उनको दिलाने का, लेकिन कृपया आप भी, मैं चाहता हूं कि एक यहां पर प्रश्न और भी है मेरे मन में कि देखिए अभी इसमें आपात स्थिति है, राष्ट्रीय आपात स्थिति है। हमारे संविधान में धारा 356 का भी कहीं ना कहीं जो हमारा आर्टिकल 356 है उसका भी प्रावधान किया गया है कि ऐसी परिस्थितियों में क्या अब उस और देश तो नहीं धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि देखिए राज्य सरकारों को कुछ कहा जाता है, राज्य सरकार अपने सुविधा के अनुसार वहां पर फैसले ले रही है, साथ ही लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में लेकर चला जा रहा है। तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि धीरे धीरे हम राष्ट्रीय आपात स्थिति की ओर कदम दर कदम ही सही, लेकिन हम बढ़ जरूर रहे हैं। आपसे प्रश्न मेरा मनीष जी। जी देखिए आपकी बात बिल्कुल ये ठीक है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, और आने वाले समय में बहुत से सुधार आने वाले हैं। अभी बस इस समय जो जरूरत है समय की, वो हमें एक आरोप और प्रत्यारोप से बचना पड़ेगा और आकर के लोगों के लिए काम करना पड़ेगा जमीन पे आकर के। तब तक इस महामारी से जो लड़ने का है सब लड़ ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, और इस तरह जो भी है जमाखोर उनको जल्द से जल्द मुहैया कराएं, सरकार जल्द से जल्द इस चीज को लोगों को यासिर जी, मनीष जी की बातों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना को हराना नहीं है, राज्य सरकारों के साथ तालमेल बिठाना ये आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह का आपसे एक तरह से अपेक्षा है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी आपको पूरी करने, जनता को सुरक्षित भी रखना, और जो कालाबाजारी हो रही है, ये जो तस्करी कर रहे हैं, इन पर भी आपको अंकुश लगाना है। क्योंकि आप कोई भी वैक्सीन ले आइए, आप कोई भी इंजेक्शन ले आइए, अगर उसकी कालाबाजारी नहीं रोकी जाएगी तो ये तो सालों तक इस तरह से सिलसिला चलता ही रहेगा। नहीं बिल्कुल मनीष जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। और देखिए हमारी लड़ाई नहीं है, हम किसी से लड़ने के लिए यहाँ, हम तो सब सुशील जी बैठे हुए हैं या आप बैठे हुए हैं, मैं तो सबसे ये गुजारिश आजकल कर रहा हूँ कि आप सब अपने लोगों से कहिए कि जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करें। सरकारें काम कर रही हैं, सरकार ऐसा नहीं है कि नजरअंदाज
देखिए ये आपदा अचानक से बहुत बड़ी सामने आ गई है। और जब आप ये समझ लें कि वैक्सीनेशन पे देखिए, आप वैक्सीनेशन का 2 डोज लेना होता है एक आदमी को। हमारी जनसंख्या है 140 करोड़, 280 करोड़ डोजेस, ये इन मतलब प्रैक्टिकल तौर पे बहुत जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन करेंगे, किया जा रहा है, रास्ते निकाले जा रहे हैं। और देखिए जब राजनीतिक कोई टिप्पणी आती है तो उसका जवाब राजनीतिक टिप्पणी के द्वारा दिया जाता है, नहीं तो सारी सरकारें बहुत संजीदगी के साथ लगी हुई हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, चाहे हमारी उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, हर जगह पे तमाम जगहों पे लोग लगे हुए हैं। और सबका एक ही मत है कि लोग सब साथ मिलके इस महामारी में किसी भी तरीके से इस महामारी को खत्म करें, चेन को कम करें, और जो संक्रमण का डेली का रेशियो है वो किसी हालत में कम हो। यही सब मेरी तरफ से तो यही है जी। ठीक है, डॉक्टर एम वली हमारे साथ हैं। डॉक्टर एम वली, अंत में आपसे एक चीज हम जरूर समझना चाहेंगे, क्योंकि जो प्राइम न्यूज के दर्शक हैं उनके मन में भी उहापोह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है कि वैक्सीन को लिया जाए कि ना लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद भी तमाम अधिकारी, तमाम डॉक्टर से संक्रमित हुए, अब लोग वैक्सीन से भाग रहे हैं। क्योंकि वैक्सीनेशन का जो अभियान पहले तेज हुआ था, अप्रैल से जब ये शुरू हुआ तब बहुत तेज था, लेकिन अब ये धीरे धीरे धीमा हो चुका है। 1 मई से जब सभी के लिए दरवाजे खोले जाएंगे, 18 साल के ऊपर जो भी भारत का नागरिक होगा वैक्सीन लगवा सकता है। आप उनको क्या समझाना चाहेंगे ताकि इस महाअभियान को समय पर पूरा किया जा सके? हाँ, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वैक्सीन जो है वो बिल्कुल सेफ है, और वैक्सीन जो है दोनों डोज लेने हैं। और देखिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल है, उनको दोनों वैक्सीन लगी थी, वो हॉस्पिटल गए, और अगर उनको वैक्सीन नहीं लगी होती तो इसका संक्रमण बहुत भयावह हो सकता था। तो मैं पूरी जनता से, पूरे भारतवासियों से जिनकी वैक्सीन की उम्र बढ़ा दी गई है, जिनका कैचमेंट एरिया बढ़ा दिया गया है, 18 वर्ष से ऊपर वालों को, सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि अपने जो नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पे जाएं और जो भी वैक्सीन अवेलेबल है उसको लगवाएं। वैक्सीन पूरी टेस्टेड है, वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई मर नहीं सकता। ये अभी तक बिल्कुल जो है, जो भी रिएक्शन के साथ 0.006% रिएक्शन है, जो भी एक वैक्सीन को बदनाम किया गया है क्लॉटिंग के लिए, उसका उससे ज्यादा नहीं है। और कोरोना में खुद ये चीजें होती हैं जो उस वैक्सीन के क्लॉटिंग के बारे में बात कही गई है। मैंने 5 L बनाए थे कल: लचर होती व्यवस्था, लूट, लापरवाही, लाचारी, लालच, जो आपने अभी बताया। तो ये सबसे हमको बचना है और इन सबको पकड़ना है। जो लोग दवाओं की स्मगलिंग कर रहे हैं, दवाओं को बाहर से बेच रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके लिए कई चैनल्स हैं, और उसके आपके चैनल्स ने भी किया हो टीचिंग ऑपरेशन, और उससे काफी लोगों को नसीहत दी हुई है। मैं ये कहूंगा कि आज की रात बहुत खतरनाक है, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारे सब मरीज जो अस्पतालों में है, कोई ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान न जाए, और यही मेरी कामना है, यही मैं दुआ करता हूँ, और सब लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि वैक्सीन के लिए आ जाए। आपने बड़ा मासूम सवाल आखिर में पूछा है। वैक्सीन लगवाने से जो कोरोना का हमला होगा वो बहुत माइल्ड होगा, और वो अस्पताल में नहीं जाएगा मरीज। ये बिल्कुल स्टडी से प्रूवन है। और कोरोना का जो हमला है उसको कम करने के 2 ही रास्ते हैं, एक तो मास्क लगाएं, दूसरा वैक्सीनेशन, और इसकी 2 मीटर की दूरी जो है वो भी अब मैं ज्यादा करने जा रहा हूँ। मैं लोगों से कह रहा हूँ 2 मीटर से ज्यादा दूर रहिए, और बगैर जरूरत अपने घर से नहीं निकलिए। डबल मास्क लगाइए, एक सर्जिकल मास्क लगाइए और एक N95 मास्क लगाइए। कमरों में मत बैठिए, कमरों में बैठने से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जिसकी हम पिछले 5-6 दिन से बात कर रहे हैं, तो ज्यादा संक्रमण करता है हवा के जरिए से। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि घर में रहें, अनुशासन से रहें, मास्क लगाएं। इसको हम अंग्रेजी में कोविड एटिकेट कहते हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं। तो इसको करेंगे, और मैं सब डॉक्टरों की जो इस सेवा में लगे हुए हैं उनकी दीर्घायु की कामना के साथ आपसे इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज की इस पूरी की पूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आप सभी ने अपना अपना पक्ष रखा। एक दूसरे से शिकायतें जरूर इस वक्त हो सकती हैं राजनीति के चलते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम समाधानों की बात नहीं करेंगे। साथ ही विपक्ष को भी अपनी भूमिका समझने की जरूरत है कि आपको सिर्फ अपनी बात नहीं बोलनी है, अपनी बात बोलकर आपको चले नहीं जाना है, जैसा कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहां पर किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़े, अपनी बात रखिए और अपनी बात करके चलते बने। इस तरह की भी भूमिका आपको निभाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सवाल पूछते हैं, आरोप लगाते हैं, तो आपको सत्ता पक्ष की बात सुनने की जरूरत है, जनता की बात सुनने की जरूरत है। आप सभी अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, समय समय पर हाथ को धोते रहिए, मास्क को जरूर लगाइए और लगातार प्राइम न्यूज के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। नमस्कार।